सोच पाए, क्रिएटिव सोच पाए। तो आपको क्या करना होगा, कौन सी स्ट्रेटेजी जो है सबसे अच्छी रहेगी? लेक्चर देना उनको, लेक्चर करने से क्रिएटिविटी नहीं आती। एक प्रोजेक्ट दे देंगे जिसमें बच्चे मेमोराइज करें, रट्टाफिकेशन करें, ये भी बेकार है। बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है पेडागोजी में, सिंपल रूल है अपना। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशंस, खुद के सॉल्यूशन, ओपन एंडेड क्वेश्चन जहां दिशाओं में सोच पाए बच्चा, कोई वन वर्ड आंसर ना हो, ये बात सही है। गिविंग स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो एक चूज कर लेंगे, उसमें क्या क्रिएटिविटी लगी बच्चे की और क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग लगी, है ना, और क्या क्रिटिकल थिंकिंग लगी कि अलग अलग दिशाओं में तो वो सोच ही नहीं पा रहा, जरूरत ही नहीं है, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, क्या अलग दिशाएं, है ना। तो आपको अलग अलग दिशाओं में सोचने वाले जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन का उदाहरण। पहला ऑप्शन है आ रूब्रिक गिवन टू द स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग व्हाट दे नीड टू डू टू अचीव अ सर्टेन ग्रेड, यानी एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। बताइए, शुरुआत में एक रूब्रिक दिया जा रहा है, एक स्टैंडर्ड पैमाना दिया जा रहा है कि वो अब एक प्रोजेक्ट की शुरुआत में कि उनको कितना आता है, कैसे करेंगे वो। अब फाइनल एग्जाम दैट कवर्स, फाइनल एग्जाम ऑफ लर्निंग का उदाहरण होता है कि एंड में जो एग्जाम हो रहा है, असेसमेंट फॉर का नहीं। आ क्विज एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास टू चेक फॉर प्रायर नॉलेज, तो ये आपका कई बार डायग्नोसिस के लिए यूज हो सकता है, हालांकि ये ऑप्शन हो सकता था, इतना खराब ऑप्शन ये नहीं है। आ स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज टू कंपेयर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो ऑफ लर्निंग का उदाहरण है, एसए का पार्ट हो जाएगा, फाइनल एग्जाम भी एसए का पार्ट हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट का, ना कि एफए का। और असेसमेंट फॉर लर्निंग एफए का पार्ट है, रचनात्मकता का, फीडबैक के लिए यूज होगा, है ना, या फिर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा। तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देखेंगे तो क्लास शुरू होने से पहले एक रूब्रिक, एक सेट पैमाना दिया है, तो वो ज्यादा बेहतर है। हालांकि क्विज भी दी जा सकती थी, लेकिन इन्होंने क्विज को जो है ऑफिशियल आंसर की में माना नहीं है कि चेक फॉर प्रायर नॉलेज, तो इसको डायग्नोसिस के रूप में इन्होंने देखा है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत क्लोज होते हैं दो ऑप्शन पेडागोजी में, तो जो ऑफिशियल मान ले वही सही है। फिर इस पर और लंबी चर्चा जब करेंगे, जब हम असेसमेंट क्वेश्चन अलग से कर रहे होंगे। तो ए ही है इसका ऑप्शन, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, यही ऑफिशियल भी है और ऑफिशियल के साथ ही आपको चलना होता है। गलत नहीं है ये, पूरी तरह से इसको गलत नहीं कह सकते, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ये आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। फिर अगेन ये आपका असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एज कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी, अच्छा सवाल है, इसमें फंसेंगे आप लोग, है ना, इसमें फंसेंगे आप लोग। देखिएगा एक बार, पढ़ पा रहे होगे, मैं ऐसी उम्मीद जता रही हूं, नहीं तो थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं हल्का सा, देखना एक बार, हाँ पढ़ लोगे अभी तो आप। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, एक कथन दिया हुआ है, ये कथन क्या कहता है, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, जन्मजात प्रवृत्ति कह रहे हैं कि एज कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड मोर बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, यानी लड़कों की तुलना में लड़कियों में आंतरिक एक टेंडेंसी है, झुकाव है, प्रवृत्ति है समाज और संस्कृति के साथ जाने की, या उनके प्रेशर में आने की, या उनसे प्रभावित होने की, कि जो समाज है, संस्कृति है, फलाना क्या कहेगा, मम्मी पापा जो है दुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये इमोशनल वाला एस्पेक्ट है कि लड़कियां जो हैं वो ज्यादा प्रभाव में आ जाती हैं, ज्यादा प्रेशर में आती हैं लड़कों की अपेक्षा, लड़के मन की कर लेते हैं। ये इनेट नेचर है लड़कियों का, यानी आंतरिक है, बायोलॉजिकल कारण है। क्या ऐसा है, हमें क्या पता। हाँ, ऐसा जनरली होता है समाज में कि जनरली अगर आप देखते हैं तो लड़कियों पे समाज का जो दबाव है या प्रभाव है, वो कंफर्मिटी की उनमें जो क्षमता कह लीजिए, या फिर उनमें टेंडेंसी जो है ये चीजें मान लेने की, दबाव में आ जाने की, वो ज्यादा होती है। उसका एक कारण होता है उनमें एम्पैथी थोड़ी सी ज्यादा होती है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है समाज ने कंडीशनिंग बढ़िया कर रखी है, सामाजिकरण इस तरह से होता है कि लड़कियों पे दबाव ज्यादा ही होता है चीजें मानने का। इसमें कोई बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, कोई इनेट टेंडेंसी नहीं है ना। तो ये इनेट कहना गलत होगा यहाँ पे, ऐसा होता है। अगर ये इनेट वर्ड यूज ना किया होता ना, टेंडेंसी कह देते, तो भी हमें सही मानना पड़ता, क्योंकि वो सामाजिक कारण है कि हाँ ऐसा होता है। ज्यादातर कल्चर्स में हालात ये हैं, है ना, कि आज भी अगर जो है दूसरी, ये इतनी बेसिक चीज है, फिर भी आप देखिएगा, अभी आप थोड़े से गांव वगैरह में चले जाइए या थोड़े रिमोट एरियाज में चले जाइए, हर जगह कॉमन नहीं है। लड़का अगर दूसरी शादी करता है तो थोड़ा नॉर्मल है कंपैरेटिवली लड़की की तुलना में। लड़की का डिवोर्स अभी भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है समाज के लिए, लड़के की तुलना में। डिफरेंस आप अगर सच में देखने जाएंगे तो, किसी को बहसबाजी करनी हो, मानना ही ना हो तो बात अलग है, अदरवाइज ये स्टैटिस्टिकल बातें हैं
क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने जो सारा बोझ है समाज की चीजों के मानने का वो लड़कियों के सर मंडा हुआ है, जो कि एक सही बात है, लेकिन ये इनेट नहीं है। अगेन, ये सोशल और कल्चरल फैक्टर्स से ज्यादा प्रभावित होती हैं लड़कियां, समाज के दबाव ज्यादा लेती हैं, उसमें समाज का ही रीजन है। सोशलाइजेशन उनका इस तरह से हुआ, उनको बड़ा उस तरह से किया गया है बचपन से ही। घर की इज्जत उनके हाथ में है और प्रॉपर्टी लड़कों के। एनीवे, तो ये मजाक की भी बात है थोड़ी सी, और ये सच भी है इसमें थोड़ा सा। तो ये बात सही थी, बट इनेट वर्ड यूज नहीं करना था इनको। तो ये इनेट नहीं है, ये कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, इसके पीछे सामाजिक कारण है। तो ये बात गलत हो गई। रीजन क्या है इसका? गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर देन बॉयज। यानी लड़कियां जो है बड़ी कमजोर होती हैं इमोशनली, और जेनेटिकली भी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, और इसलिए जो है मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर देम टू कंफर्म टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। इसलिए समाज की आकांक्षाओं पे जो है वो ढल जाती हैं, उनके अनुरूप आ जाती हैं, क्योंकि वो जेनेटिक्स उनका वैसा है। ये एकदम साइंटिफिक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है इस बात का। इसमें रीजन समाज ज्यादा है, एम्पैथी ज्यादा पाई जाती है, ये होता है, बट दिस इज नॉट द राइट थिंग। ठीक है, तो ये बायोलॉजी नहीं है, इसका रीजन समाज है। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ये इनेट नहीं है। ये बात सही थी, बस इनेट नहीं है इसका कारण कि लड़कियां जो है समाज के सामने ज्यादा झुकती हैं, क्योंकि उसमें समाज का ही रोल है, वो कोई बायोलॉजी का रोल नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या कहता है? फटाक से देखो क्या कहता है भाई। 2 सवाल और बचते हैं। ये वाले सवाल इस बार ज्यादा आए हैं कंपैरेटिवली, जो अदर्शन रीजन के सवाल हैं। ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है 12 साल की बच्ची है अमाना, 12-year-old Amana gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the maths problems on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed. यानी 12 साल की अमाना जो है वो हर बार डर जाती है जब भी उसके मैथ्स टीचर उसको कहते हैं बेटा बोर्ड पे आके सवाल सॉल्व करो, क्योंकि उसको ये डर है कि उसने गलती की तो टीचर जो है डांट लगाएंगे। रीजन क्या है इसका? When students feel unsafe and anxious, their learning is adversely affected. तो जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी अनसेफ फील कर रहे हैं कि भाई मार पड़ सकती है, और एंशियस महसूस कर रहे हैं कि सबके सामने बेइज्जती होगी, तो जो इमोशंस हैं वो उल्टा प्रभावित कर देते हैं लर्निंग को। बात सही है, दोनों बातें सही हैं यहाँ पे। ए एंड आर सही, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। A teacher wants to enable meaningful and analytical learning in her classroom by providing opportunities for students to connect their prior knowledge to new concept. Basically जो previous knowledge है, जो old knowledge है, जो पहले से आता है बच्चे को या पहली क्लास में जो सीखा है, उसको जो नया कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, यानी 6th क्लास में जो पढ़ा था उसमें कुछ नया जोड़ा जा रहा है 7th में, या पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसमें कुछ नया जोड़ा जा रहा है नेक्स्ट क्लास में। तो ये प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करके पढ़ाना एकदम सही तरीका होता है। ये कौन सी टीचिंग की स्ट्रेटजीज है जो सबसे अच्छा ये कर पाएगी? तो बच्चों को स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दो, लेक्चर कर दो उनको, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। असाइन सबसे ज्यादा सेंसेस जहां उसके इन्वॉल्व है, टेक्स्ट बुक देके नहीं। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से नए एक्सपीरियंस को जोड़ दीजिए कि आस्क स्टूडेंट टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल एंड देन कनेक्ट देम टू द टॉपिक। तो छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहिए, और फिर उन्हें विषय से जोड़िए। कि ट्रैवल का कोई टॉपिक है, आप संचार के साधन बता रहे हैं, या जो आपके इसके ट्रैवल के संसाधन है कि भाई बाइक होती है, साइकिल होती है, ये होता है, वो होता है, तो आप पहले बच्चों से पूछ रहे हैं कि अच्छा आप कभी कहीं गए हो, कैसे जाते हो, स्कूल कैसे आए हो आज। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में आता है कि आप बच्चों से उनके प्रीवियस अनुभव पूछ रहे हो, प्रायर नॉलेज पूछ रहे हो कि उनका पूर्व ज्ञान क्या है। फिर आप नया कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करना है या नई चीजें जो उसके बारे में बतानी है वो बाद में बताएंगे। तो ये पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान, नोन टू अननोन की अप्रोच कहते हैं इसको, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30वां सवाल क्या कहता है। ये आखिरी सवाल है, 30 ही सवाल आते हैं आपके, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सभी को देखना है, ये सिलेबस सेम होता है। क्योंकि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा जहां हर तरह का बच्चा है, एजुकेशन फॉर ऑल की अप्रोच को अपनाता है, टीचर को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक ट्राइज टू एनकरेज चिल्ड्रन टू डू बेटर बाय प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। मार काट मचा दो, आई मीन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, तुम्हें शर्मा जी की बेटी से बेहतर करना है, तुम वर्मा जी के बच्चे हो, ये सब नहीं कराना है आपको। ठीक है, सेकेंड है आइडेंटिफाइज डेफिसिट्स इन चिल्ड्रन एंड करेक्टली लेबल्स देम। बच्चों में कमी ढूंढे और कहे अच्छा तुम चल नहीं पाते हो तो तुमको आज से हम कोई नाम दे देंगे, लेबल कर देंगे, तुम लंगड़े हो, तुम काणे हो, तुम ये हो वो। ये लेबल्स हैं जो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। हमने समाज में होते हुए देखा है, बचपन से ऐसे ही बड़े होते हैं। गांव वगैरह में तो इतना नॉर्मल है, किसी का हाथ कट जाए तो उसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है ना। कोई किसी का रंग अगर गोरा है तो उसको भूरा कह देंगे,
कोई किसी का रंग अगर काला है तो उसको कलवा कहते हैं, ये लेबलिंग है प्योर। वहां ऐसे ही बड़े होते हैं, तो हमें तो बचपन में नॉर्मली लगता था हाँ भाई ऐसे ही होते हैं कि फलाने किसी की चक्की है तो उसका नाम ही कलवा है, तो वही बोलते हैं लोग, तो वो नॉर्मल है उसके लिए भी और बाकी सबके लिए भी। पता नहीं अब बाद में कितना है, तो वो लेबलिंग कहलाता है, लेकिन आप ठप्पा लगा रहे हो किसी पे उसकी कमियां ढूंढ के। फिर तो लेबलिंग को हम अच्छा नहीं मानते टीचिंग में। सेग्रीगेट चिल्ड्रन बेस्ड ऑन डिफरिंग एकेडमिक कैपेबिलिटीज, यानी बच्चों को अलग थलग बांटना कि कौन फर्स्ट आता है कौन लास्ट आता है उसके बेसिस पे अलग बांट दिया, ये भी सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। अलग थलग करना भी जो है गलत है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अगेंस्ट है। फोर्थ ऑप्शन है मॉडिफाइज द करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू सूट वेरिड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करना। बच्चों की जो डिफरेंट नीड्स हैं, एक बच्चा है जो धीमे सीखता है, एक बच्चा है जो चल नहीं सकता, एक बच्चा है जो देख नहीं सकता, तो हर बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए अपने मेथड में चेंज करना है। चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड, बच्चे को चेंज नहीं कर सकते हो आप, बच्चे डिफरेंट ही होंगे। एक छत के नीचे 30 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, फिर वो रोबोट्स हो जाएंगे। तो बच्चों को नहीं चेंज करना, सिस्टम को चेंज करना, अपनी स्ट्रेटजी, अपने मेथड, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने स्कूल को चेंज करना है, अपनी अप्रोच को चेंज करना है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन आपसे बन पाए, ठीक आप कर पाए, वो आप कमेंट्स में बता देंगे। बाकी अभी नंबर से ज्यादा जरूरी है कि आपको थोड़ा सा समझ में आए चीजें, कि ऐसा नहीं है कि बहुत हुआ पेपर आ गया कि अब आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, या अगर आपने सिलेबस ठीक से पढ़ा है तो कभी आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपकी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिसकी है वो सीटेट पहले भी पास करता था, अभी भी करेगा। बस शांति से पढ़ लीजिएगा। क्लासेस कब से लग रही हैं? क्लासेस ये मान लो आप यूट्यूब पे तो एक दो दिन छोड़ के मैं लेती ही रहूंगी, और या हो सकता है रेगुलर भी करते हैं जल्दी ही। और आपकी बैच में जो है क्लासेस शुरू हो गई हैं करियरविल ऐप पे, अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं डाउनलोड करके। एक बेसिक सी फीस है, इसमें आपको सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, सारी क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा विदाउट एड के। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो मेरी क्लासेस जल्दी शुरू कर देंगे। एक बार मैं इंतजार कर रही हूँ ये लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे दें, जो कि कभी भी आ सकता है, संभावना कमी है सिलेबस बदलने की। तो अगर 2-4-6 दिन में नहीं देते हैं, इस हफ्ते नहीं देते हैं, तो फिर मैं पुराने सिलेबस से शुरू कर दूंगी, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि डेवलपमेंट बदल जाएगा, वो तो इनको पढ़ना ही है आपको। फिर भी इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर एक टीचिंग एग्जाम में आते हैं, तो फिर वहाँ से शुरुआत कर देंगे। चलिए, आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। इस सेशन समाप्त होने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ना किया हो। तैयारी करेंगे मस्त, अगर आप जुड़े हुए हैं लेट्स लर्न से भी या बैच में हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो भी आपको मतलब फ्री में भी बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा, और पेड में तो फिर एक जगह पे सब कुछ मिल ही जाता है, उसमें आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम तो आपका क्लियर करा के ही छोड़ा जाएगा, उसके बाद फिर आगे की तैयारी भी साथ में की जाएगी। ऑफलाइन में अभी जितने लर्नर्स आते हैं सब ने सीटेट में पढ़ा है, फिर D+B की तैयारी कर रहे हैं अभी बैच में। तो अभी थोड़ा सा ये है कि ऑफलाइन का काम बढ़ गया, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो गया है, पहले सिर्फ ऑनलाइन ही मिल रहे थे, लेकिन मज़ा आता है ऑफलाइन में भी। चलिए, गुड नाइट, जल्दी मिलते हैं। कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। इस पे आई थिंक डिस्काउंट एक बार चेक कर लेना अगर है तो, वैसे डिस्काउंटेड ही फीस है, पूरे बैच की फीस है। एग्जाम डेट तो 8 फरवरी है ना। चलिए जल्दी मिलते हैं यूट्यूब पे, 1-2 दिन में देख लेना सेशन कब का लगा हुआ है। बाय बाय। कितने स्कोर किए आउट ऑफ 30 वो भी बता देना।